अगर मैं आपसे कहूं कि भारतीय सेना ने अपनी ही धरती पर अपने ही देशवासियों पर टैंके और तोपें चलानी पड़ी थी तो आप क्या यकीन करोगे? लेकिन आपको यकीन करना होगा, यह एकदम सत्य घटना है। साल था 1984। जगह थी अमृतसर का स्वर्ण मंदिर। देश दोहराए पर खड़ा था, धर्म और राष्ट्र के बीच। और वहाँ पर एक ऐसे संत बैठे थे जिनका नाम इतिहास में कभी शहीद तो कभी आतंकी कहा गया। लेकिन असली कहानी क्या है, इसको जानने के लिए हमें समय में पीछे जाना पड़ेगा। एक ये भाषण के शब्द हैं, जब तक मैं सेवा में रहूंगी तब तक मेरी हर सांस भारत माँ के नाम होगी, और जिस दिन मेरी सांस थमेगी उस दिन मेरा हर एक लहू का कतरा इस मिट्टी को जिंदा रखेगा। कभी कभी होता है, कुछ लोगों को अपनी मौत का अंदाज़ा पहले ही हो जाता है, पर डर उनकी रातों के सामने झुक जाता है। भारत की तीसरी प्रधानमंत्री आयरन लेडी कही जाने वाली इंदिरा गांधी, उन्हीं दिनों का उनका एक भाषण था। और उसी भाषण के कुछ घंटे बाद दिल्ली से एक खबर आती है, उनके पोते और पोती की कार का एक्सीडेंट हो गया है। वो अपनी यात्रा वहीं छोड़ देती हैं और रातों रात दिल्ली लौटती हैं। अगले ही दिन 31 अक्टूबर 1984 जाने माने लेखक और अभिनेता पीटर उस दिन उनका इंटरव्यू लेने वाले थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो इतिहास की सबसे भयानक सुबह का गवाह बनने जा रहे हैं। लाल साड़ी पहने इंदिरा गांधी, सधा हुआ आत्मविश्वास, चारों तरफ शांत वातावरण, लेकिन हवा में एक बेचैनी सी खुली थी। सुबह के ठीक 9:12 पर भारत की सबसे ताकतवर महिला इंदिरा गांधी अपने निवास और ऑफिस के बीच बने उस छोटे से विकेट गेट को पार करती हैं। गेट पर तैनात था उनका भरोसेमंद सुरक्षाकर्मी BN सिंह। इंदिरा जी ने उन्हें देखा और मुस्कुराई, मगर अगले ही पल इतिहास की सबसे बड़ी साजिश ने गोली की आवाज में जन्म लिया। पहली गोली, फिर दूसरी गोली, लगातार गोलियों की आवाज गूंजने लगी। BN सिंह ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और इंदिरा गांधी पर फायरिंग शुरू कर दी थी। वो लड़खड़ाई, जमीन की ओर गिरी। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। गेट की दूसरी तरफ खड़ा था सतवंत सिंह। सतवंत सिंह ने अपनी स्टेन गन की पूरी मैगजीन उनके ऊपर खाली कर देता है। महज 10 सेकंड के भीतर ही भारत की प्रधानमंत्री एक सुनियोजित प्रतिशोध का निशाना बन चुकी थी। ठीक इस हत्याकांड के 5 महीने पहले भारतीय सेना ने स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया था। आज उन 2 सिख सुरक्षाकर्मियों ने अपने नेता के रूप में उसी का बदला ले लिया। भारत की राजनीति, सुरक्षा और आत्मा उस सुबह एक साथ घायल हो चुकी थी। देश जब शांति में होता है तब भी उसकी सेना अलर्ट पर रहती है। 31 मई 1984 की वही एक आम सी शाम थी, लेकिन कुछ शामें इतिहास की करवट का पहला संकेत होती है। मेरठ में 9 इन्फेंट्री डिवीजन के कमांडर मेजर जनरल कुलदीप सिंह बराड़ अपनी पत्नी के साथ दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे थे। एक लंबा अरसा हो गया था जब दोनों ने साथ में छुट्टी बिताने का सोचा था। मन में बस एक ख्याल था, अगले दिन शाम तक मनाली की ठंडी वादियों में होंगे। तभी टेलीफोन की घंटी बजती। जनरल साहब, आपको कल सुबह चंडीगढ़ पहुंचना है, एक जरूरी मीटिंग के लिए। पति और पत्नी की नजरें टकराती हैं। पत्नी के चेहरे पर हल्की सी चिंता है। बराड़ ने अपनी पत्नी से कहा, देश पहले है, मनाली बाद में। उन्हें नहीं पता था कि मीटिंग किसी रूटीन ऑपरेशन की प्लानिंग नहीं, बल्कि देश की आत्मा पर लगे जख्म को काट कर निकालने की योजना थी। जनरल बराड़ ने दिल्ली से प्लेन पकड़ा और चंडीगढ़ के आसमान में जब उतरे तो उन्हें लगता था कि कुछ सामान्य है, पर जमीन पर उतरने पर जैसे वक्त ने करवट ली। वेस्टर्न कमांडर हेडक्वार्टर का विशाल भवन, बाहर फौजों की गाड़ियों की कतार है, अंदर अफसरों के चेहरों पर तनाव है। जैसे ही जनरल ने हेडक्वार्टर में कदम रखा, एक अफसर उनके पास आया और धीमे से कहा, जनरल, आपको ऑपरेशन ब्लू स्टार की कमान दी गई है। आपको तुरंत अमृतसर के लिए रवाना होना होगा। पंजाब की हालत बेकाबू हो चुके हैं। बराड़ के पास सोचने का वक्त नहीं था। अब सिर्फ एक ही लक्ष्य था, देश को टूटने से बचाना। ब्रीफिंग रूम की फिजा में एक अजीब सी घुटन थी, जैसे कोई अनकही चीख पूरे देश में गूंज रही हो। एक वरिष्ठ अधिकारी बोलते हैं, भिंद्रवाले ने गोल्डन टेम्पल पर पूरा कब्जा कर लिया है। अंदर भारी मात्रा में हथियार, स्नाइपर्स, बॉम्ब्स और सैकड़ों अनुयायी हैं। पंजाब में इस वक्त कोई भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं बचा है। अगर अभी कदम नहीं उठाए तो पंजाब हमारे हाथ से फिसल जाएगा। बराड़ ब्रीफिंग के बाद तुरंत अमृतसर के लिए उड़ गए। मकसद था देश को टुकड़ों में बंटने से रोकना। हर आग अचानक नहीं लगती, कुछ चिंगारियां साजिशों में पैदा होती हैं। कहते हैं भिंद्रवाले को हवा देने वाले वही लोग थे जो सत्ता में बैठे थे। इससे पहले हम जान लेते हैं पंजाब की राजनीतिक स्थिति। पंजाब में उस समय अकाली दल की प्रमुख भागीदारी थी और कांग्रेस गवर्नमेंट चाहती थी कि अगर अकाली दल को सिखों का समर्थन मिल रहा है तो क्यों न कोई ऐसा चेहरा खड़ा किया जाए जो अकालियों को उसी के मैदान में टक्कर दे सके। भिंद्रवाले वही मोहरा बन गए। धार्मिक छवि वाला, जज्बाती भाषण बोलने वाला, जो भीड़ को भी खींच सकता था और भावनाओं को भी भड़का सकता था। भिंद्रवाले कहते थे, अगर सिखों को उनका हक नहीं मिला तो ये सरकारें भी नहीं बचेगी। धीरे धीरे भिंद्रवाले ने न सिर्फ पंजाब की सरकार को बल्कि केंद्र सरकार को भी खुली चुनौती देना शुरू कर दिया था। जो चेहरा विरोधियों को हराने के लिए बनाया गया था, वह एक दिन इतना बड़ा हो जाएगा वह पूरे सिस्टम को हिलाकर रख देगा, ये किसी ने नहीं सोचा था।
धार्मिक भावना अब हथियार बन चुकी थी और राजनीति ने उस आग को सिर्फ हवा दी थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं था, बल्कि उस राजनीति का नतीजा था जिसने देश के सबसे पवित्र स्थान को रणभूमि बना दिया। पंजाब की हवा में कुछ बदलाव हो रहा था। 1982 तक ये बदलाव अब शब्दों तक सीमित नहीं रहा, अब वो बंदूक की परछाई तक पहुंच चुका था। हिंसक घटनाएं घटने लगी थी, ट्रेनों को रोका जा रहा था, पुलिस पर हमले बढ़ रहे थे और डर आम आदमियों के घर तक पहुंच चुका था। भिंडरावाले ने नेता चौक गुरुद्वारों को छोड़ा और अपना नया ठिकाना बनाया श्री हरिमंदिर साहब का परिसर। शुरुआत हुई गुरु नानक निवास से, लेकिन कुछ ही महीनों में वो अकाल तख्त से अपने विचार देने लगे थे। वो कहते थे, सरकार सिखों को दबा रही है, अगर हम चुप बैठे तो हमारे हक छीन लिए जाएंगे। हमने अपने खून से ये धरती सींची है, अगर अब लड़ना पड़े तो हम लड़ेंगे। अकाल तख्त जहाँ से कभी धर्म के आदेश दिए जाते थे, अब वहाँ से विरोध, विद्रोह और बारूद की बातें होने लगी थी। धार्मिकता और उग्रवाद का फर्क मिटने लगा था और इतिहास अपने सबसे गहरे जख्म की ओर बढ़ रहा था। यहाँ धर्म राजनीति के बीच की रेखा धुंधली हो चुकी थी और अब देश एक ऐसे संघर्ष की ओर बढ़ रहा था जहाँ बहुत कुछ बदलने वाला था। वो दौर था 1983 का। पंजाब में तनाव अपने चरम पर था। स्वर्ण मंदिर में एक नया चेहरा उभर रहा था, जनरल सिंह भिंडरावाले। ऑपरेशन ब्लू स्टार से कुछ समय पहले बीबीसी के एक वरिष्ठ पत्रकार सतीश जैकब को एक ऐसा मौका मिला जो उस दौर के किसी भी पत्रकार का सपना हुआ करता था, भिंडरावाले से आमने सामने बातचीत करने का मौका। सतीश जैकब स्वर्ण मंदिर के परिसर में दाखिल हुए, जहां हर तरफ बंदूकें थी, तनाव था और एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। सतीश जैकब को भिंडरावाले के कक्ष में ले जाया जाता है। भिंडरावाले बैठे हुए हैं, नीली पगड़ी, लंबा बदन और घनी दाढ़ी, कंधे पर चादर। उनकी आंखें गहरी लेकिन मुस्कुराहट रहस्यमयी थी और पास में ही उनकी बंदूक रखी थी। उन्होंने जैकब को बैठने को कहा। भिंडरावाले बोले, तुम किस धर्म के हो? सतीश ने कहा, मैं क्रिश्चियन हूँ। भिंडरावाले थोड़ा हंसते हुए कहते हैं, तुम जीसस क्राइस्ट को मानते हो? सतीश ने कहा, हाँ बिल्कुल। फिर अचानक भिंडरावाले की आंखें सतीश की ठुड्डी पर टिक गई। भिंडरावाले हंसते हुए फिर कहते हैं, पर जीसस की तो दाढ़ी थी, तुम्हारी क्यों नहीं है? ऐसा चिकना चेहरा औरतों जैसे लगता है। सतीश थोड़े से हक्के बक्के हो गए और अपने कैमरामैन मनाली की तरफ देखने लगे। कैमरामैन ने उनकी तरफ देखा और वो हंस दिए। सतीश ने बोला, खैर हम वैसे ही ठीक हैं। भिंडरावाले फिर कहते हैं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सतीश जैकब कहते हैं कि उस पर मुझे समझ आया कि सिर्फ संत नहीं था, एक ऐसे आदमी थे जो दाढ़ी सी नियत और कपड़ों से धर्म पहचान लेते हैं। अब वो हथियारों से पहचान बनाने जा रहे थे। हम दोनों अकेले बैठे थे, बातें हो रही थी धर्म, सरकार, लड़ाई और जन समर्थन की। और फिर मैंने वो सवाल पूछ ही लिया। सतीश ने कहा, अगर कल आपके खिलाफ एक्शन हो गया, सरकार ने हमला कर दिया, तो आप क्या करेंगे? थोड़ी चुप्पी के बाद भिंडरावाले मुस्कुराते हैं और आंखें चमकने लगती हैं। भिंडरावाले कहते हैं, अरे क्या एक्शन होगा? फिर उन्होंने हाथ उठाया और दूर एक और इशारा किया। भिंडरावाले ने कहा, वो देखो सामने खेत है, दिख रहा है ना? बस 7-8 किलोमीटर का फासला है, उसके बाद बॉर्डर है। जैकब हैरानी में कहते हैं, बॉर्डर? भिंडरावाले फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ, हम वहीं से निकल जाएंगे, पीछे से आराम से बॉर्डर पार करेंगे और फिर हम छापा मार युद्ध करेंगे, कभी इधर से कभी उधर से, सरकार हमें ढूंढती रह जाएगी। सतीश ने कहा, मैं सन्न था। इस आदमी के शब्दों में डर नहीं था, बल्कि एक जंग की तैयारी थी। पत्रकार सतीश कहते हैं, सबसे हैरानी की बात यह थी कि उसने मुझसे ये सब कहा बिना ये पूछे कि मैं इसे छापूंगा या नहीं, जैसे उसे भरोसा था या जैसे परवाह ही नहीं थी। 4 जून 1984 की शाम को स्वर्ण मंदिर परिसर में हलचल तेज हो चुकी थी। बाहर सेना तैनात थी। 4 जून की शाम एक सादे कपड़ों में अधिकारी को भीतर भेजा गया ताकि पता चल सके कि भिंडरावाले और उसके लड़ाके कहाँ तैनात हैं, किस मंजिल पर है, किस दिशा में है और कितनी बंदूकें हैं और कौन कौन तैयार है। जब देश का धर्म सबसे बड़ा बन जाए तो फिर न कोई मंदिर छोटा होता है, न कोई बलिदान व्यर्थ होता है। 5 जून 1984 गोल्डन टेम्पल के भीतर इतिहास की सबसे दर्दनाक रात की शुरुआत हो चुकी थी। जनरल एस.के. बरार धीरे धीरे हर बटालियन के पास जा रहे थे। धूप अंधेरे में सिर्फ उनके जूतों की आवाज सुनाई दे रही थी। हर बटालियन के पास जाते और बात करते। जनरल बरार कहते धीरे लेकिन गंभीर स्वर में, यह ऑपरेशन आम लड़ाई नहीं है, हम उस जगह जा रहे हैं जिसे लोग दिल से पूछते हैं, स्वर्ण मंदिर। लेकिन याद रखो, इस मंदिर को हमें नष्ट नहीं करना है, हम इसे बचाने जा रहे हैं। जनरल सबकी आंखों में आंखें डालकर कहते हैं, इस पवित्र स्थान को बंदूकों ने अपवित्र कर दिया है, हम सफाई करने जा रहे हैं। अगर तुम में से कोई ये सोचता है कि मैं अंदर नहीं जा सकता, मेरे संस्कार, मेरी श्रद्धा मुझे रोकती है, तो खड़े हो जाना। मैं खुद तुम्हारे कमांडिंग ऑफिसर से कहूंगा कि तुम्हें इस ऑपरेशन से हटाया जाए और तुम पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि ये काम सिर्फ बहादुरी का नहीं, समझदारी और इंसानियत का भी है। कुछ सैनिक चुप हैं और कुछ की आंखें भर आई। इतिहास के सबसे दर्दनाक आदेशों में से एक उसी शाम को दिया गया था। टेंट के अंदर जनरल बरार एक के बाद एक बटालियन से बात करते जा रहे थे। हर बटालियन चुपचाप सुन रही थी। एक एक बटालियन के पास जाकर जनरल बरार अपने संदेश को दोहराते हैं, यह एक धार्मिक स्थान है, अगर कोई अंदर जाने से हिचकिचाता है तो खड़े हो जाए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। वह अंत में 4थी बटालियन के पास जाते हैं। सन्नाटा छाया हुआ था।
तभी एक जवान सिपाही उठता है, ऊंचा कद, पगड़ी और आंखों में दृढ़ निश्चय। जनरल बरनार्ड कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, मैं आपके जज्बात समझता हूँ, आपको अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप पे कोई एक्शन नहीं होगा। सेकंड लेफ्टिनेंट रायना दृढ़ स्वर में कहते हैं, नहीं साहब, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं सिख हूँ, सेकंड लेफ्टिनेंट रायना। मैं सबसे पहले अंदर जाना चाहता हूँ और अकाल तख्त पर पहुंचकर भिंद्रवाले को पकड़ना चाहता हूँ। जनरल की आंखें नम थी। जनरल रायना की आंखों में झांकते हैं और उनका चेहरा फक्र से भर जाता है। जनरल बरनार्ड गर्व से कहते हैं, बहुत शाबाश, तुम सच्चे वीर हो। मैं तुम्हारे कमांडिंग ऑफिसर से कहूंगा कि तुम्हें सबसे आगे रखेंगे। स्वर्ण मंदिर में सबसे पहले कदम रखने वाले में जवान सेकंड लेफ्टिनेंट रायना ही होगा। और फिर वो सबसे आगे बढ़ा। गोलियों की बौछार पड़ने लगी, इतनी जबरदस्त कि रायना के दोनों पैर चकनाचूर हो गए। खून बह रहा था लेकिन हौसला नहीं टूटा। कमांडिंग ऑफिसर चीख रहा था, रायना रुक जाओ, लेकिन रायना घसीटते हुए, स्क्रॉल करते हुए अकाल तख्त की ओर बढ़ रहे थे। जनरल बरनार्ड ने कहा, नहीं, अब इसे रोकना होगा, इसके पैर कट चुके हैं। सेकंड लेफ्टिनेंट रायना एक ऐसा नाम जिसने न गोलियां रोक सकी न मौत डरा सकी। उसकी बहादुरी के लिए भारत सरकार ने उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया, क्योंकि कुछ जिंदगियां इतिहास नहीं आस्था बन जाती हैं। सेकंड लेफ्टिनेंट रायना एक नाम, एक बलिदान, एक प्रेरणा है। 5 जून रात के 10 बजे का वक्त था। चुप्पी और मौत दोनों हवा में तैर रही थी। अचानक आदेश मिलता है, पहली बटालियन और अशोक रेजिमेंट, काली पट्टी बांधो, परिक्रमा की ओर बढ़ो और जल्द से जल्द अकाल तख्त पर पहुंचो। जैसे ही कमांडर सरोवर के पास पहुंचे, दोनों तरफ से ऑटोमेटिक हथियारों की बारिश होने लगती है। हर कोने से मशीन गनों की आग बरसने लगी। कमांडोज ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन सामने छुपे दुश्मन तैयार बैठे थे। कमांडोज फंस चुके थे। तभी मदद के लिए आए एक लेफ्टिनेंट कर्नल इसरार रहीम खान। उनकी अगुवाई में 10वीं बटालियन के शेरों ने सिख लड़ाकों के मशीन गन के दोनों ठिकानों खाक कर दिए। यह सिर्फ ऑपरेशन नहीं था, यह था एक युद्ध जहां अपने देश के लिए धर्म की पवित्र दीवारों के पीछे जान की बाजी लगाई जा रही थी। वो रात सिर्फ गोलियों की नहीं थी, वो रात वीरता की गूंज, बलिदान की चुप्पी और इतिहास की सबसे कठिन लड़ाइयों में से एक थी। विरोधियों के पास इतने अधिक हथियार थे कि दूसरी तरफ सिर्फ कुछ ही मिनटों में 125 गोलियां बरसा दी गई थी। कर्नल इसरार खान ने सरोवर के उस पार भवन पर फायरिंग की अनुमति मांगी, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। सेना को दूसरी तरफ से जिस तरह के विरोध का सामना करना पड़ रहा था, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। सिर्फ 45 मिनट में साफ हो गया था कि ये लड़ाई बस आम लड़ाई नहीं थी। ये था एक पूर्व नियोजित मोर्चा, जहां हथियार भी थे, हौसला भी था और उद्देश्य उससे भी घातक। जनरल बरनार्ड चाहते थे कमांडोज अकाल तख्त की ओर बढ़े और उस पर हम फेंके सैनिक ग्रेनेड। ये ग्रेनेड दुश्मन को मारते नहीं, बस अंधा बना देते थे। आंखों में जलन, चेहरे पर दर्द और दिमाग में डर भर देते थे। लेकिन अंदर कोई रास्ता नहीं था। हर दरवाजा, हर खिड़की, हर छिद्र सैंडबैग से सील कर दिए गए थे। कमांडोज द्वारा फेंके गए ग्रेनेड दीवार से टकराकर वापस सेना के जवानों पर ही गिर रहे थे। परिक्रमा में धुआं, चीख और अपने ही सैनिकों की कराहट थी। युद्ध की योजना कागजों पर भले ही सही दिखे, लेकिन जमीनी सच्चाई उस दिन हर कमांडोज की आंखों में साफ पड़ी जा सकती थी। यह ऑपरेशन आसान नहीं होगा। किसी ने जनरल एसके बरार से पूछा, क्या टैंकों का इस्तेमाल आपकी पहले से योजना में था? जनरल बरार कहते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। शुरुआत में इसकी कोई योजना नहीं थी। ये टैंक अचानक बुलाए गए थे, क्योंकि उस अकाल तख्त के पास आदमी दबकर नहीं जा सकता था। हर दरवाजा, हर छेद, हर छत पर मशीन गनें लगी हुई थी और सामने था समय का डर। सुबह होने वाली थी और एक बार अगर सूरज निकल जाता तो पूरे पंजाब से लोग आते और चारों तरफ से सेना को घेर लेते। इसलिए टैंक बुलाए गए, लेकिन सिर्फ गोले दागने के लिए नहीं, बल्कि उनके ऊपर लगाई गई टरबाइन बल्ब और हेलोजन लाइट के लिए। उस लाइट को अकाल तख्त की ओर किया गया, इतनी तेज रोशनी की अंदर मौजूद विद्रोही कुछ पल के लिए कुछ न देख सके। वो सेकंड, वो पल जब उनकी आंखें चौंकी और हमारे कमांडोज बिना देखे ही अकाल तख्त के करीब पहुंच गए। ये रोशनी मौत की नहीं थी, लेकिन मौत से पहले चौंकाने वाली एक रोशनी थी। लेकिन अफसोस, वो हेलोजन बल्ब टैंकों पर लगे थे, वो भी ज्यादा देर टिक न सके। हर बल्ब बस 30 से 40 सेकेंड और फिर फ्यूज हो जाता था। एक टैंक वापस गया, दूसरा लेकर आए, लेकिन नतीजा वही, अंधेरा और गोलियों की बौछार। हमने टैंकों को लाया था अंधेरे को चीरने के लिए, ना कि दीवार गिराने के लिए। लेकिन जब हर योजना नाकाम हो रही थी, जब हर रास्ता बंद हो गया था और जब सुबह की रोशनी में भी अकाल तख्त जिंदा लड़ रहा था, तब फैसला लिया गया। जनरल बरनार्ड ने आदेश दिया कि टैंक के सेकंड एनवायरमेंट से फायर करो अकाल तख्त के ऊपरी हिस्से पर। शायद पत्थर गिरेंगे, ध्वनि गूंजेंगी, लोग डरेंगे और शायद बाहर आ जाएंगे। लेकिन इतिहास गवाह है, टैंक की आवाज जब किसी मंदिर से टकराती है तो सिर्फ पत्थर नहीं तोड़ती, आस्था भी चटकती है। और हुआ वही, एक इतिहास टूट गया, एक नया विवाद जन्मा और भारत के सबसे संवेदनशील ऑपरेशन ने एक सबसे कठिन कदम रख दिया था। और फिर अकाल तख्त, जिसे अब तक आस्था का प्रतीक माना जाता था, उसे भी सिर्फ एक सैन्य लक्ष्य की तरह देखा जाने लगा। बाद में जब जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा स्वर्ण मंदिर पहुंचे, तब उन्होंने पाया कि भारतीय टैंकों ने अकाल तख्त पर कम से कम 80 गोले दागे हैं। पत्रकार ने जनरल बरार से पूछा, आपको कब पता चला कि भिंडरावाले और शहबाज सिंह मारे गए हैं? जनरल बरार बोले, वो सभी बाहर निकले और फिर तेजी से अचानक एक भगदड़ सी मच गई।
30-40 लोग दौड़ने लगे थे, जैसे किसी नरसंहार से बचने की कोशिश कर रहे हो। फिर फायरिंग रुक गई, गोलियों की आवाज़ बंद हो गई। हमने सोचा कुछ बड़ा हुआ है, अपने जवानों को अंदर भेजा, तलाशी कराई और वहीं हमें पहली बार भिंडावली की मौत का पता चला। जो कभी माइक पर गरजता था, जो कभी स्वर्ण मंदिर की गलियों में हजारों की भीड़ को चेतावनी देता था, वो आज मृत पड़ा था उसी परिसर में जहाँ से उसका सफ़र शुरू हुआ था। लेकिन अगली सुबह देश में सिर्फ धूप नहीं फैली, कहानियाँ फैली, अफवाहें जो तेजी से आग बनकर फैल गई। कहा गया भिंडरवाले मारे नहीं गए, वो उस रात चुपके से निकल गए थे, पाकिस्तान पहुंच चुके थे। पाकिस्तान के टीवी चैनलों ने यहाँ तक ऐलान कर दिया था कि 30 जून को हम भिंडरवाले को टीवी पर दिखाएंगे। एक दिन भी नहीं बीता था कि भारत सरकार के 2 बड़े शीर्ष अधिकारियों ने जनरल बरार को फ़ोन करके पूछा, आप कह रहे थे कि वो मर चुका है, लेकिन पाकिस्तान दावा कर रहा है कि वो जिंदा है। जनरल बरार ने जवाब दिया, देखिए उनकी पहचान हो चुकी है, उनका शरीर उनके परिवारजनों को सौंप दिया गया है, उनके अनुयायियों ने उनके पैर छुए हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति मौत के बाद भी एक विचार बन जाए तो एक प्रतीक बन जाता है, वह अफवाहों में भी अमर हो जाता है। भारतीय सेना ने शौर्य और अनुशासन का अद्वितीय उदाहरण पेश किया। हर कदम, हर मोर्चे पर रणनीति और संयम के साथ ऑपरेशन को अंजाम दिया। हालांकि इस ऑपरेशन में सिख समुदाय की भावनाएं भी आहत जरूर हुई, लेकिन एक बड़ी राष्ट्रीय तबाही को टाल दिया गया। पंजाब जलने से बचा, देश टूटने से बचा। पंजाब में कानून व्यवस्था धीरे धीरे फिर से बहाल हुई, लेकिन इन सब के बीच देश में बहुत कुछ खो दिया। वो लोह महिला जिसने बांग्लादेश बनवाया, जिसने दुश्मनों की आंख में आंख डालकर बात की, उसे इस ऑपरेशन की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। 31 अक्टूबर 1984 इंदिरा गांधी देश के लिए शहीद हो गई। वो चली गई, लेकिन देश को बिखरने से बचा गई। यह जीत सिर्फ सैन्य नहीं थी, यह एक राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा की लड़ाई थी। और इस लड़ाई में भारत ने बहुत कुछ खोकर भी खुद को बचा लिया। एक ऑपरेशन जिसने पंजाब को बचाया और एक बलिदान जिसने भारत को अखंड बनाए रखा। अगर ये कहानी आपके दिल को छुई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए कि आपको अगला विषय क्या देखना है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इतिहास की अगली परत जब खुले तो आप सबसे पहले जानें। मैं हूं हेमंत सोलंकी, फिर मिलते हैं एक नई दास्तान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।